नमस्कार, मैं कुंदन जब्यार। आज हम फिर हाजिर हैं इंडिया के मुकदमे में, जहां बात होती है आपकी और आपके मुद्दों की, बात होती है आम जनता की, यानी कि जनहित के मुद्दों की। तो बने रहिए हमारे साथ। आज कौन सा मुद्दा इंडिया के मुकदमे की इज्जत में है, आइए आपको बताते हैं। आज बात होगी यूपी विधानसभा चुनाव में हो रहे गठबंधन की, जहां राजनीतिक पार्टियां अपने अपने सियासी समीकरण और राजनीतिक गठजोड़ बनाने में जुटी हैं और छोटे दलों को साथ लेकर यूपी की गद्दी साधने में जुटी हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, जहां मेरे साथ कई मेहमान भी जुड़ेंगे, तो इनका तारुफ भी मैं जल्द करवाऊंगा आपसे। तो शुरू करते हैं आज का इंडिया का मुकदमा। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। गठबंधन के सहारे सभी पार्टियां अपनी नौका पार कराने की कोशिश में जुटे हैं और छोटी पार्टियों को अपने साथ मिला रही हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। गठबंधन बनाने बिगाड़ने का दौर चल रहा है। सभी सियासी पार्टियां समीकरण और राजनीतिक गठजोड़ बनाने में जुटी हैं। ऐसे में छोटे और जाति आधारित दलों की पूछ बढ़ गई है। सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी का जोर ज्यादा से ज्यादा दलों को अपनी ओर करने पर है। बीजेपी ने सूबे में अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए निषाद पार्टी और अपना दल ऐसे गठबंधन कर रखा है। तो एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने सुभाषपा समेत कई छोटी पार्टियों के साथ हाथ मिलाया है। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से गुजर कर ही जाता है। ऐसे में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी। राजनीति में अगर बीजेपी इतना बड़ा दल होके गठबंधन की बात करती है और गठबंधन के लिए जैसे प्यासा कुएं के लिए तरसता है, वैसे बीजेपी गठबंधन के लिए तरस रही है। तो जाहिर सी बात है कि अन्य राजनीतिक दलों को भी राजनीति उसी हिसाब से करनी है। समाजवादी पार्टी ने जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ एक मजबूत अपना गठबंधन बनाया है और गठबंधन कोई सत्ता प्राप्ति का गठबंधन नहीं है। सबके अपने मुद्दे हैं। हर उस मुद्दे को समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ सरकार बनने के बाद उस पर काम करेगी। गठबंधन के सहारे अखिलेश इस बार अपनी नौका पार कराने की कोशिश में जुटे हैं। इस बार वो न तो कांग्रेस को भाव दे रहे हैं और न ही बसपा को। वो बस छोटे दलों को साथ मिलाकर अपनी साइकिल की सवारी करा रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी गठबंधन के लिए छोटे दलों को खुला ऑफर दे रखा है। हालांकि अभी तक कोई भी पार्टी उसके साथ गठबंधन को तैयार नहीं हुई है। का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सब में विश्वास। और उस नारे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में और देश में जो विकास के काम किए हैं, जो जनता के हितों के काम किए हैं, उस आधार पर 2022 के चुनाव में हम जा रहे हैं। तमाम ऐसे छोटे दल हैं जो हमारी विकास की योजनाओं से प्रभावित हुए और वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आना। कांग्रेस और बसपा ने अभी तक किसी से समझौता नहीं किया। बसपा ने अकेले ही चुनाव लड़ने की घोषणा की है। खबरें हैं कि कांग्रेस समझौते के लिए पश्चिमी यूपी में प्रभाव रखने वाले रालोद के साथ बातचीत कर रही है। यूपी विधानसभा चुनाव में कभी वोट कटवा की भूमिका निभाने वाले छोटे दलों की भूमिका इस बार बढ़ी हुई दिख रही है। बड़ी पार्टियां छोटे दलों को अपने साथ लाकर जातीय और क्षेत्रीय दोनों संतुलन बना रही है, जिससे जीत का समीकरण फिट हो जाए। देखना होगा कि आगामी चुनाव में पार्टियों की ये चाल कितनी काम आती है और कौन सी पार्टी बाजी मार ले जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आखिर छोटे दलों के साथ गठबंधन करके जो बड़ी पार्टियां हैं वो जीत की तैयारी कर रही हैं। आखिर इसके पीछे मकसद क्या है, इसके पीछे के सियासी समीकरण क्या है, इसे समझने की आज इंडिया के मुकदमे में हम कोशिश करेंगे। तो तमाम मेहमान हमारे साथ कौन कौन से जुड़े हैं ये हम आपको बता देते हैं। हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं। इसके अलावा इंद्रजीत सिंह जी हमारे साथ आरएलडी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं और तमाम जो हमारे गेस्ट हैं वो जुड़ेंगे। और इंडिया का मुकदमा शुरू करें उससे पहले चार्जशीट का जो पहला आरोप है वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। मिशन 2022 की जंग में चलेगा गठबंधन वाला दांव, ये बड़ा सवाल है
और इस सवाल का जवाब जिस हिसाब से गठबंधन हो रहे हैं अपने आप में जवाब काफी है। कपिल श्रीवास्तव साहब, तमाम पार्टियों से आपका गठबंधन चल रहा है, 10 दल ऐसे हैं और अब तो जो पुराने सहयोगी थे समाजवादी पार्टी के, जो करता धरता थे संगठन में, जो सबसे बड़े कद्दावर नेता कहे जाते थे, उनके साथ भी गठबंधन लगभग फाइनल हो गया है। तो गठबंधन मजबूरी है क्या? गठबंधन मजबूरी नहीं बल्कि गठबंधन जरूरी है। दोनों में दो तरीके, एक सकारात्मक राजनीति करती है, दूसरा जो वक्तव्य है वो नकारात्मक राजनीति। जी, बूंद बूंद से ही सागर बनता और किसी भी बूंद को कमतर नहीं आता। जब आप चुनाव में जाते हैं और माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं, क्षेत्रीय दलों का एक महत्वपूर्ण योगदान देश के डेवलपमेंट, क्योंकि वो वहाँ के रोजाना की समस्या से भी जुड़े होते हैं, अपने लोगों की समस्या से जुड़े होते हैं, और जो जिनका प्रतिनिधित्व करता है उनके साथ में लेकर के चलना ही सबका साथ सबका विकास, जो कि समाजवादी पार्टी कहती नहीं है बल्कि करने में विश्वास करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यही इसके विपरीत काम। हम तो जो भी अपना गठबंधन करते हैं वो समान विचारधारा के लोगों के साथ करते हैं, जो समता मूलक समाज की स्थापना की लड़ाई लड़ना चाहता हो, जो अक़लियत से लेकर के। कपिल श्रीवास्तव साहब, समान विचारधारा 2019 में थी क्या? नहीं, बिल्कुल। मैं एक बात कह रहा हूँ कि देखिए, जहां पर समान विचारधारा की बात है, आप अगर कांग्रेस के और बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो समता मूलक समाज की स्थापना में ऐसा नहीं कि उनका योगदान नहीं। जहां तक रह गई बात इस चीज की कि वो दोनों ही दल सांप्रदायिक नहीं है, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आदमी जरूरत देखेगा कि एक तरफ कुआं है दूसरी तरफ खाई है, तो खाई में तो नहीं गिरना चाहेगा। और सांप्रदायिक दल से कौन गठबंधन करना चाहेगा? वो कोई नहीं चाहता है। लेकिन सबसे पहली चीज तो यही है कि समान विचारधारा का मतलब ही होता है कि सबसे पहले कि वो दल सांप्रदायिक ना हो। अगर वो सांप्रदायिक दल नहीं है तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके एजेंडे पे उसके साथ काम किया जा सकता है, देश और प्रदेश का विकास किया जा सकता है। ये बात अलग है कि आपके गठबंधन को जनता पसंद करती है या ना पसंद करती है, ये तो बात की बात है। लेकिन आप अच्छे के लिए काम कीजिए। राजनीति सेवा का अवसर मांगती है और सेवा में मेवा नहीं होता है। जो लोग स्वार्थ की राजनीति समझते हैं वो सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन हम तो सत्ता परिवर्तन की लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन के लिए। ठीक है, तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण राजभर भी हमारे साथ राष्ट्रीय महासचिव SBSP के जुड़ गए हैं, संजय चौधरी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, और प्रियंका गुप्ता हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़ गई हैं। प्रियंका गुप्ता जी, इस बार अकेले चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया गया? कोई पार्टी आप लोगों के साथ आना नहीं चाहती या रखना नहीं चाहते आप लोग? देखिए, शुरू से ही पूरी तरह से जो है क्लियर था कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने आम जनता के मुद्दों से गठबंधन कर लिया है, चाहे वो महिलाओं की समस्या हो, चाहे वो किसानों की समस्या हो, चाहे बेरोजगारों की समस्या हो, हर समस्या पर पिछले 4.5 साल से अधिक के समय पे आप देखिए कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी और उनके शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में सक्रिय थे। उसमें कोई दो राय नहीं है कि आज जनता के मुद्दों पर बात करने वाली एकमात्र पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। आज भी महिलाओं के अधिकारों की बात होती है तो महिलाओं को समर्थ बनाने की बात होती है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नजर आती है मैदान में। तो आज हमें चुनाव के समय महिलाओं को 40% आरक्षण इसलिए दिया गया है टिकट में ताकि उनको सशक्त बनाया जा सके, और उनके सशक्त बनाना ही हमारा मोटिव है और उसी से हमारा गठबंधन है। चलिए, किसी पार्टी से आपने गठबंधन नहीं किया है, सीख मिल गई थी लगता है कि पिछले विधानसभा चुनाव से। संजय चौधरी साहब, इस बार छोटी मोटी पार्टियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन बीजेपी के साथ जो दो ठीक ठाक पार्टी दिखाई दे रही है वो अपना दल है, अपना दल ऐसे है, और संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी है, लेकिन वो भी आपसे नाराज कही जा रही है। 17 तारीख को जो रैली की उसके बाद ही नाराज कही जा रही है। तो गठबंधन की कोशिश तो चल रही होगी, लेकिन यही दो पार्टियां आपके साथ आ पाई? भारतीय जनता पार्टी का पिछले बार केवल भारतीय जनता पार्टी का बहुमत था और बहुमत से बहुत बड़ी छलांग हमारी थी। तो चूंकि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी के खुद के पास थी, तो भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और एक आध दल जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहते थे, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है।
और जिसकी बात आप कर रहे हैं वो भी कल शाम तक उनकी जो स्थिति थी वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में अपने पुराने साथियों को और जो साथी आना चाहते हैं उनके साथ आए हैं, उनके साथ चुनाव में जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले बार भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी खुद पाई थी। केवल भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य जीते थे वो बहुमत से ज्यादा जीते थे जी। इसलिए स्वयं में भारतीय जनता पार्टी बहुमत को लेकर आने वाला राजनीतिक दल है। लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने अपने काम से बहुमत पाया है और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी सबके साथ मिलकर लड़ रही है और पिछले बार से ज्यादा बहुमत के साथ भाजपा वापस करेगी। भाजपा की यही रणनीति। नहीं, पुराने साथियों का आपने जिक्र किया तो राजभर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं एसबीएसपी के। पुराने साथियों का जिक्र किया बीजेपी के संजय चौधरी ने। राजभर साहब, क्यों नहीं है इस बार साथ आप लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी झूठी पार्टी है, धोखेबाज पार्टी है, छल कपट करने वाली पार्टी है और जुमलेबाज करने वाली पार्टी है। इनके साथ हम रहे तो इन्होंने हमसे कहा कि हम समाज के जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको हम आरक्षण देंगे। हम 2 साल उनके साथ रहे, आरक्षण की व्यवस्था को लागू कराने के लिए संघर्ष करते रहे, लेकिन ये आरक्षण हमारे समाज को नहीं दे पाए। आरक्षण के नाम पर डॉक्टर संजय निषाद को भी अपने साथ खड़ा किए। 17 तारीख को हंस रहे हुआ कि पूरा समाज, और इन्होंने जुमला सुनाकर उस समाज को भी नकारा साबित कर दिया कि हम नकारे लोग हैं, हम आपको कुछ नहीं दे सकते। तो जो समाज को कुछ दे नहीं सकता तो वो समाज उनके साथ क्यों जाएगा? अब उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, योगी के साथ नहीं रहना चाहती है, योग्य सरकार चुनना चाहती है और योग्य सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनने जा रही है, क्योंकि जनता बदलाव की तरफ दिख रही है। आप यात्राएं देख लीजिए, एक तरफ बीजेपी की यात्राएं चल रही है, दूसरी राजभर साहब एक चीज बताइए। यात्रा चल रही है राजभर साहब, एक यात्रा में नहीं राजभर साहब बिना बुलाए भीड़ आ रही है। नहीं ठीक है राजभर साहब, एक चीज बताइए, बीजेपी ने आपके मन मुताबिक काम नहीं किया, आपकी जाति के मुताबिक मन मुताबिक काम नहीं किया, आपके नेता के मन मुताबिक काम नहीं किया, तो ये पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता सत्ता से इनको बाहर करने जा रही है, क्योंकि ये महंगाई कम करने के लिए आए थे, 70 लाख नौजवानों को रोजगार देने आए थे, ये लड़कियों को लड़कों को लैपटॉप देने आए थे, ये जातिवाद जनगणना कराने के कह करके ये सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेकर के चले गए। ये कहे थे कि हम गरीबों को निःशुल्क शिक्षा देंगे, गरीबों को बिजली निःशुल्क देंगे, लेकिन सारे वादे इनके खोखले साबित हुए। उत्तर प्रदेश की जनता इनको समझ गई कि जो गैस सिलेंडर 350 का मिलता था, आज 1052 रुपए का सब्सिडी खत्म करके दे रहे हैं। कमर्शियल सिलेंडर 2200 का कर दिए, जो 1800 का मिलता था। जो सरसों का तेल 70 रुपए था, 170 कर दिए। जो ये दाल था, ये 80 रुपए किलो मिलती थी, उसको 280 कर दिए। आज टमाटर का भाव 90 रुपया चला गया, सेव के बराबर पहुंच गया। महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार 20 गुना बढ़ गया। आज तो पता चला है कोई विधायक चिट्ठी लिखा हुआ है बनारस का कि इनकी सरकार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। राम राज्य की बात करते हैं, राम के राज्य में शराब नहीं बिकती थी, लेकिन राम के इस राज्य में जो भारतीय जनता पार्टी का राज है, यहाँ कोरोना काल में जब दवाई देना था, वेंटिलेटर देना था, ऑक्सीजन देना था, तब ये शराब की नहीं, सरकार तो कहती है कोरोना काल में हमने बहुत बेहतर काम किया। सरकार तो कहती है कि उत्तर प्रदेश ने बाकी राज्यों के मुकाबले बहुत अच्छी सेवाएं दी। उत्तर प्रदेश की सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश में जितने टेस्ट किए गए, जितने लोगों का इलाज किया गया, जिस तरीके से ख्याल रखा गया, वो किसी राज्य में नहीं हुआ जहां पर सबसे ज्यादा संक्रमण था। ठीक है, मैं आता हूं इंद्रजीत जी। आरएलडी इस बार समाजवादी पार्टी के साथ है। पहली तो क्या ये बताने की स्थिति में है आप कि आप लोग कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश में वो सीटें होंगी? क्या फॉर्मूला तय किया गया है? देखिए, हम आरएलडी जो है समाजवादी पार्टी के साथ है और समाजवादी पार्टी का और आरएलडी का एक घरेलू रिश्ता है। चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि मेरा एक पुत्र मुलायम सिंह है, दूसरा पुत्र मेरे चौधरी अजीत सिंह है। हमारा कोई दिखावे की राजनीति है, दिखावे का गठबंधन नहीं है, हमारा पुराना पारिवारिक रिश्ता है। और दूसरा बात, सर, ये रिश्ता पिछले चुनाव में नहीं था क्या? नहीं, हमारा रिश्ता चलता आ रहा है, उस रिश्ते को हम आगे तो आप दूसरे दल के साथ क्यों आप गठबंधन में थे?
समाजवादी पार्टी के साथ हमेशा रहना चाहिए अगर ये रिश्ता हम था तो। हमेशा ही है उनके साथ। और दूसरी बात ये कि हमने कभी कभी स्वार्थों के साथ गठबंधन नहीं करा है। हमारा गठबंधन है कि जो पिछले कई साल से निरंतर सरकार ने जो अन्याय करा है किसानों के साथ, धरने प्रदर्शन में जो अन्याय करा है, 700 किसान मरने के बाद हमारी सरकार जागी है। इन्हें जो कुछ नजर आया उस कानून में वो 700 किसान के जान जाने के बाद नजर आया। माफी जो मांगी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, वो गफलत में उनको, उनका जो कैबिनेट के लोग हैं उनको गफलत में रखे रहे और उनको शुरू में समझ नहीं पिया कि आप क्या, सर जो किसान कह रहा है कि इसमें काला सब कुछ है, पर मानने को राजी नहीं थे। बाद में वो देरी से जागे। कहने का मकसद ये है कि हमारा गठबंधन कितनी सीटों पे है, 2-4 दिन में हमारे दोनों नेताओं की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें क्लियर हो जाएगा हम कहाँ हैं, किस किस जगह हैं। हमारा एक ही मोटिव है कि जो न्याय हुआ है, जो अन्याय हुआ, उस न्याय के प्रति न्याय दिलवाने के लिए है। और परिवार अलग भी होते हैं, बिखरते भी हैं, जुड़ते भी हैं, ये कोई नई बात नहीं है। बीजेपी ने केंद्र सरकार में भी गठबंधन के साथ अपनी सरकार चलाई है और यूपी में भी गठबंधन के साथ सरकार चलाई है। इंद्रजीत जी, आपने निस्वार्थ वाले गठबंधन की बात की और चूंकि गठबंधन पर ही आज इंडिया का मुकदमा चल रहा है, तो कौन सा स्वार्थ वाला गठबंधन दिखाई देता है ये जो अभी उत्तर प्रदेश के नजरिए से अगर हम बात करें? आपके सामने तो निषाद पार्टी ने बताया, मेरे भाई ने, कि किस तरीके से उनको यूज करा है। ये सत्ताधारी पार्टी केवल अपने साथ गठबंधन करके उनको यूज करती है, उनके वोट बैंक को। बीजेपी स्वार्थी है या फिर निषाद पार्टी या एसबीएसपी स्वार्थी है, जिसके मन मुताबिक काम नहीं हुआ तो अलग हो गए और अलग होने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, आप अगर किसी आदमी को अपने परिवार में शामिल करते हैं, उनके साथ हाथ मिलाते हैं, तो जो पार्टी अपने वर्किंग कर रही है, राजनीति कर रही है, उनके जो काम करने वाले, उनके साथ काम करने वाले जो हैं, उनके हर पार्टी के अपने अलग मुद्दे हैं। जैसे हम पहले दिन से किसानों के साथ, हम किसानों की बात करते हैं, हम गरीब की बात करते हैं, हम व्यापारी, हमारा सबसे पहले दिन से ये है। इन्होंने 50 किलो का कट्टा 45 किलो का कर दिया, इन्होंने ट्यूबवेलों पे मीटर लगा दिए, इन्होंने खाद के लिए लाइनों पे खड़ा कर दिया कि 100 रुपये लीटर डीजल पेट्रोल कर दिया। और जबकि ये वादा में जो आए थे कि महंगाई कम करेंगे, इन्होंने किसान की आमदन को डबल कर देंगे, 14 दिन में गन्ने की पेमेंट कर देंगे। एक भी वायदा ऐसा नहीं है जो इन्होंने कहा हो और वो पूरा करा हो। यहाँ तो मैं कहूँगा कि आने वाले समय में इस तरीके का कानून बनना चाहिए। जैसे आप विदेश में देखेंगे, जो घोषणा पत्र, नहीं तो किसकी सुनेगी? मैं अपनी बात पूरी कर दूं। नहीं, इंद्रजीत जी, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है, तो वापस मैं लौटूंगा तो आपके पास आऊंगा। दरअसल जनता किसकी सुनेगी? सरकार कहती है कि सबसे ज्यादा जो समर्थन मूल्य है, सबसे बेहतर प्राइस केंद्र की सरकार ने दिया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया। गन्ने का भुगतान 1,44,000 करोड़ का भुगतान योगी सरकार ने किया। जो फसलों को नुकसान हो रहा है उस पर सबसे ज्यादा मुआवजा केंद्र की सरकार दे रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार दे रही है। मैं जवाब छोटा सा दे दीजिए, तो ब्रेक के बाद, ब्रेक से पहले दीजिए जल्दी से, छोटा सा। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इन्होंने फसल बीमा योजना चालू करी, इन्होंने, मुझे बताओ कितने किसानों को उसका फायदा मिला। इन्होंने उस जगह पे जाके सर्वे करा जहां फसल कम खराब हुई थी और उसका डाटा पेश कर दिया। इन्होंने केवल किसान को छलने का काम करा है। इसके अलावा जी, अगर छलने का काम किया योगी सरकार ने तो आपको फायदा होगा ना? कैसे? अगर छलने का काम किया तो फायदा होगा चुनाव में ना? आपके सामने अभी नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर आप जिस हिसाब से आप बात कह रहे हैं तो चुनाव में तो किसान सबक सिखा देंगे योगी सरकार को। नहीं तो तैयार बैठा किसान, इसमें पूछने वाली क्या बात है? इसमें डाउट कहाँ है? किसान बिल्कुल तैयार बैठा इनको जवाब देने के लिए। ये तो चलिए, तमाम लोग अब जवाब देने के लिए बैठे हैं। वोट के अधिकार का इस्तेमाल करेंगे तमाम लोग और किसी की सरकार में विश्वास रखेंगे, किसी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे या फिर नई सरकार चुनेंगे, ये तो भविष्य में पता चलेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।
तो इंडिया का मुकदमा देख रहे हैं आप, और आज बात हो रही है बड़े दलों के छोटे दलों के साथ गठबंधन की बातचीत हो रही है। आखिर क्या मजबूरी है बड़े दलों की? हालांकि इन सब के बीच कुछ बड़े दल भी हैं। कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस की मौजूदगी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो पिछले 30-32 सालों में बहुत शून्य तक रही है, उसमें जान फूंकने की कोशिश हो रही है। तो कांग्रेस का किसी के साथ अभी तक गठबंधन नहीं हुआ है। बीएसपी भी अकेले चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी जो इस बार पूरी ताकत के साथ भाग्य आजमा रही है, वो भी अकेले चुनाव लड़ रही है। तो इंडिया के मुकदमे में अगला सवाल, अगला आरोप कौन सा है, ये हम आपके सामने रखते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो छोटे दलों के साथ बड़े दलों का गठबंधन बढ़ा पाएगा क्या वोट बैंक, ये बड़ा सवाल है। आरोप ये है। तीसरा आरोप क्या है इंडिया के मुकदमे में, ये भी हम आपको बताते हैं। यूपी चुनाव में छोटे दल लगाएंगे बड़े दलों का बेड़ा पार, ये आरोप है। और इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल श्रीवास्तव साहब, इस वक्त जो है गठबंधन के लिहाज से देखें तो समाजवादी पार्टी संख्या के लिहाज से बहुत आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन साथ में क्या सीट शेयरिंग को लेकर के भी बहुत सारी उलझन होगी आप लोगों के सामने। और आखिर इतने दलों के साथ गठबंधन की क्यों जरूरत पड़ रही है, और हर 5 साल में इतना कंफ्यूजन क्यों है? कभी आप कांग्रेस के साथ जाते हैं, कभी बसपा के साथ जाते हैं, आखिर ऐसा कंफ्यूजन क्यों? वक्त काल और परिस्थितियों के अनुसार निर्णय राजनीतिक दल लिया और ये देखा जाना चाहिए कि क्या हम जिन दलों के साथ गठबंधन में करने जा रहे हैं उसे क्या वाकई हमारा वैचारिक तालमेल है अथवा नहीं, क्योंकि ये चीज आपको दिखेगा हमारे गठबंधन में और वहीं भारतीय जनता पार्टी में नहीं दिखे, क्योंकि ये तो राम जी को महिमा मंडित करने वाले लोग हैं, लेकिन निषाद की जो है वो भगवान श्री राम के प्रति सवाल उठा के माता कौशल्या के कोख को गाली देते हैं और ये बर्दाश्त करते हैं। ये पीडीपी जिनको आतंकवादियों की पार्टी कहते थे, उनके साथ 3.5 साल जो है मलाई खाते हैं, सत्ता की मलाई कट करते हैं। 8,500 आतंकवादियों पर ये मुकदमे उठा लेते हैं और वहां पे ये रात होती है। हम तो इसलिए आपको ये तुलना की हमें करना मजबूरी इसलिए पड़ गया कि हम जिनके साथ जा रहे हैं वो वही समाजवादी विचारधारा के लोग हैं जो समतामूलक समाज की स्थापना के लिए और उचित प्रतिनिधित्व के लिए, उचित आरक्षण के लिए हमारे साथ हैं। हम तो कह रहे हैं कि इनसे तो बार बार हम लोग कहते रहे कि भैया सबकी जातीय गणना करा दो, जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी हिस्सेदारी दे दो। तो यही बात तो बसपा भी कहती है, यही बात राष्ट्रीय लोकदल भी कहता है। हम लोग किसानों की बात करते हैं तो हमारे साथ जो 10 दल आप दिखाई दे रहे हैं ये सारे ही किसानों के लोग हैं, सारे किसानी से जुड़े हुए लोग हैं। और अभी तो इंद्रजीत जी ने बहुत ही अच्छी बात आपको कही। और दूसरा, जहां तक सीटों का तालमेल है तो जहां पर दिलों का तालमेल हो जाए वहां सीटों के तालमेल से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि 403 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, 403 सीटों पर बसपा भी चुनाव लड़ रही है, 403 सीटों पर रालोद भी चुनाव लड़ रही है। इसमें कोई फर्क नहीं है। प्रसपा भी लग रही है, महान दल भी लड़ रही है, जनवादी पार्टी भी लड़ रही है, गोंडाना पार्टी भी लग रही है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों के दिल मिले हैं, इसलिए सीट का गठबंधन पता करने की आवश्यकता सिंगी ऋषि से है। संजय चौधरी साहब वो बताएंगे। संजय चौधरी जी को भी सुन लेते हैं। संजय चौधरी साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं, दरअसल बीजेपी तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इसे भी गठबंधन की जरूरत है क्या, और गठबंधन से ही पार लगेगा क्या? कुंदन भाई, मैं बहुत देर से सुन रहा था, मुझे लगता है कि 20 मिनट से मैं एक अच्छे श्रोता की तरह सबकी बात सुन रहा था। बिल्कुल। और पूरी बातों का अगर मैं विश्लेषण करूं तो इस पैनल में 5 प्रवक्ता बैठे हुए हैं, 5 राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जी। और ये 4 लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक गठबंधन बनाने की बात कर रहे हैं। इन चारों दलों में एक चीज कॉमन है कि ये चारों दल ही विश्वास करते हैं भारत की राजनीति में वंशवादी राजनीति का। ये चारों दलों के जो प्रवक्ता बैठे हैं, मैं कहता हूं कि अपने सीने पर हाथ धर के बताएं, कांग्रेस के प्रवक्ता बताएं, क्या कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा कोई हो सकता है? गांधी परिवार के अलावा हो सकता है? समाजवादी पार्टी के बताएं कि इनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश और मुलायम के अलावा हो सकता है? मुझे लगता है कि शिवपाल सिंह यादव भी नहीं हो सकते। मेरे साथ लोकदल के प्रवक्ता बैठे हैं, वो बताएं कि चरण सिंह, अजीत सिंह से लेके जो परंपरा चली है उस परिवार के अलावा कोई इनके राजनीतिक दल का अध्यक्ष हो सकता है क्या? मेरे साथ एक और बैठे हुए हैं, बड़े भी या तो बड़े भी या छोटे भी, जो अरे सुन लो मेरे भाई, बड़े भी या तो बड़े भी या छोटे भी या सुभान अल्लाह,
राजभर पार्टी जी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो पिताजी है, महामंत्री है वो पुत्र है, प्रवक्ता ही पुत्र है। आप जनादेश का अपमान करते हैं। सारे पद देने वाले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो गठबंधन है, ये वंशवादी राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों का गिरोह है, जो भारतीय जनता पार्टी की जनता की अपेक्षाओं को पूरी करने वाले नीतियों के खिलाफ ये राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी को वंशवादी राजनीति के लोग भारतीय जनता पार्टी को रोकने का गठबंधन नहीं बना रहे हैं। हम तो हमारे दो अडानी और अंबानी आपका परिवार हो गया है, यही आपका ग्लोबल परिवार है जो अडानी और अंबानी के साथ गांव में घर बना रहे हैं, महिलाओं के लिए शौचालय बना रहे हैं, गांव में बिजली लेकर आ रहे हैं, भ्रष्टाचारियों का परिवार है, आपका परिवार व्यापारियों का परिवार है। आपने व्यापारियों के हाथ में देश की सत्ता सौंप दी है। अब वही कपिल साहब थोड़ा सुन लेते रहे संजय जी को। संजय जी ने शुरुआत में कहा 20 मिनट उन्होंने बहुत शालीनता के साथ पूरे डिबेट को सुना, बहुत संयम के साथ, तो थोड़ा सुन लेते हैं। संजय चौधरी जी अपनी बात खत्म कीजिए जल्दी से। देखिए भारतीय जनता पार्टी के जैसे ही मैंने कहा कि तुरंत वंशवादी राजनीति के करने वाले राजनीतिक दलों को मिर्ची लग जाती है। मैं तो चुनौती देता हूं कि बताइए समाजवादी पार्टी के मित्र, आपकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश मुलायम के कि जहां निर्वाचन लोकतंत्र होता है वहां परिवारवाद कैसे चल सकता है? अरे भाई हमारी पार्टी में और आपकी पार्टी में क्या अंतर है? अंतर ये है कि हम लाल टोपी पहन करके क्रांति की लड़ाई लड़ते हैं, आप काली टोपी पहन के काले मन की लड़ाई लड़ते हैं, और आप हम दो और हमारे दो कोई अपना परिवार मानते हैं। ठीक है और हम पूरे भारत को ठीक है, दोनों हमारे साथ बने हुए हैं। प्रियंका जी का मैं रुख कर लेता हूं। प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, कांग्रेस की नेता हैं। प्रियंका जी, दरअसल इस बार कांग्रेस ने किसी से गठबंधन नहीं किया है या फिर कोई पार्टी कांग्रेस को मिली नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन महिलाओं के सहारे बेड़ा पार करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। लेकिन महिलाओं के लिए कांग्रेस के जो नेता जो हैं क्या बोलते हैं। विधानसभा में, कर्नाटक विधानसभा में हमने रमेश कुमार को सुना और इसके बाद जो रिएक्शन, ठंडा सा रिएक्शन हमने देखा, तो क्या वो महिलाएं साथ में आएंगी जिनके साथ आपने गठबंधन किया है, जिसका जिक्र आप कार्यक्रम की शुरुआत में कर रही थी? क्या आपने महिलाओं के साथ, दलितों के साथ, शोषितों के साथ आपने गठबंधन किया है, तो क्या वो महिलाएं आपके साथ आएंगी इस विचारधारा के साथ, इस सोच के साथ, इस बयानबाजी के साथ जो रमेश कुमार की बयानबाजी रही? देखिए, जैसा कि आपने इस बयान के बारे में कहा, उसको तो प्रियंका गांधी जी से लेकर जितने भी शीर्ष के नेता हैं सभी ने उसकी भर्त्सना की और उस पर माफी भी मांगी और स्वयं उन्होंने भी माफी मांगी। ये काफी है क्या? मैं ये कहना चाहूंगी, अभी आप एक महिला है प्रियंका जी, प्रियंका जी आप एक महिला है, क्या ये काफी है जो कहा गया, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया सदन के अंदर? क्या ये 2-4 शब्द लिख देना, ये कह देना कि भाई प्रियंका गांधी ने लिखा, कोई कैसे कह सकता है? ये क्या ये काफी है? बिल्कुल काफी नहीं है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल काफी नहीं है। इस तरह की जो उन्होंने बिल्कुल संवेदनहीन जो बातें करी हैं उसका कहीं कोई माफी नहीं है, कोई बिल्कुल माफी नहीं है, और जरूर इस पर कार्यवाही होगी, इस पर पूरी तरह से आप निश्चिंत रहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता भी चौधरी साहब बोल रहे थे कि कोई राष्ट्रीय जो है अध्यक्ष कौन बन सकता है, तो मैं पूछना चाहूंगी, आधी आबादी प्रतिनिधित्व करती है इस देश का, आधी आबादी महिलाओं की है, तो क्या कभी महिला को ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बना पाएंगे? और ये पूछना चाहूंगी कि ये बीसीसीआई का जो चेयरमैन होता है उसका पद क्यों सुरक्षित रखा गया है किसी के लिए, किसी आम कार्यकर्ता को क्यों नहीं मिल गया? उन्होंने कौन सी विशेषता, उन्होंने कौन सी डिग्री ली हुई थी, वो बता दीजिए। तो बातें वो करे कि जिनके घर खुद के शीशे के हों, वो दूसरों के घरों पर पत्थर ना फेंके। दूसरी बात मैं कहना चाह रही हूँ, आज इन्हें जरूरत क्यों आन पड़ी है गठबंधन की? क्यों? क्योंकि इन्होंने दिया क्या है? पूरे उत्तर प्रदेश में रंग बदलने, नाम बदलने, धार्मिक उन्माद फैलाने और दूसरों के किए गए कामों का फीता काटने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। बातें बड़ी बड़ी, नाम बड़े और दर्शन छोटे, ये है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के झूठ और पाप का घड़ा भर चुका है। आज अमेठी की जनता पूछ रही है कि चलिए गठबंधन में बात करें तो प्रियंका जी गठबंधन पर हम चूंकि बात कर रहे हैं, प्रियंका जी एक चीज सुन लीजिए, मैं आपसे सवाल ले रहा हूँ, गठबंधन के बाद बातचीत कर रहे हैं। 5 साल पहले गठबंधन हुआ था, 2 लड़कों का गठबंधन था, उसमें क्या गलती हो गई? क्यों दोबारा आप साथ में नहीं आए? ना, चूंकि जिस तरह से गठबंधन की जो है हमने पूरा देख चुके हैं कि गठबंधन करने के बाद हमारे क्या नुकसान हुए, उसी के मद्देनजर आज जो है कांग्रेस पार्टी पूरी सीटों पर खुद ही लड़ रही है, पूरी 403 सीटों पर खुद ही अपने जो है कैंडिडेट उतार रही है। महिलाओं के लिए स्पेशली उन्होंने, क्योंकि आधी आबादी इस देश का प्रतिनिधित्व करती है, आधी आबादी को हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने का जो काम किया है कांग्रेस पार्टी ने, आज उसी के लिए प्रतिबद्ध है। इसीलिए 40% जो आरक्षण है
विधानसभा चुनाव में सीट जो है आपके बंटवारे का, जो चुनाव के टिकट का, वो महिलाओं को ठीक है। महिलाओं के मसले पर मैं आऊंगा, पत्र है। ठीक है, महिलाओं के मसले पर मैं दोबारा आऊंगा प्रियंका जी आपके पास, दोबारा आऊंगा महिलाओं के मसले पर। इंद्रजीत जी, हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश चूंकि इतना बड़ा राज्य है तो इलाके के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, जातिगत समीकरण के हिसाब से गठबंधन किए जाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को एक बड़े अहम गठबंधन की जरूरत थी, आप लोगों ने पूरी कर दी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस क्षेत्र के हालात, पुराने इतिहास, दंगों का जिक्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और गन्ना किसानों के लिए जो सरकार ने दावे किए हैं काम करने के, उन सब के बीच आप लोगों का गठबंधन कुछ कर पाएगा, कुछ बेहतर नतीजे दे पाएगा? मैं बात करता हूँ, जवाब देता हूँ आपका कुंदन जी, और मेरे बीजेपी पे सम्मानित प्रवक्ता जी ने एक दो बातें कही हैं, मैं उसका लहजे में अपने जवाब दे दूं। मुझे उम्मीद है हम लोग आपस में एक दूसरे की बात को सुनेंगे। संजय जी, जब हम एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगली अपनी तरफ जाती है, पर आदमी ध्यान नहीं करता है। आप जो कह रहे हैं कि इस तरीके से यहाँ पर पार्टी है, यहाँ ये बनेगा, वो बनेगा, ये बनेगा, आपके यहाँ बन भी जाए तो उसके बस की कुछ बोलना नहीं। आप हमेशा चुनाव, पिछले 7 साल से कोई भी चुनाव हुआ हो, आप केवल मोदी जी के नाम से चुनाव लड़े हैं। मुरली मनोहर जोशी, आप 2 सीटों, सबसे बड़े नाम है इसलिए उनके नाम पर चुनाव लड़ते हैं। आप 2 सीटों से चले थे। आपने जो आगे लगने वाले लोग थे, उनकी भी इच्छा थी कि मैं देश की सेवा करूं, इनकी भी इच्छा थी कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूं। उनको आपने बुजुर्ग सीनियर नेता करके मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी जी को घर बिठा दिया, और आप अब खुद सत्ता के चाबी अपने हाथ में रख ली। आज एक भी नेता बीजेपी का आपको कहीं दिखाई देता हो तो बताओ। हर जगह आप चेहरा यूज करते हैं प्रधानमंत्री जी का। एक बात, ठीक है। दूसरी बात, ये जनता के बीच में 300 सीटों का जो मैंडेट दिया गया था, इन्होंने ये कहा था महंगाई खत्म करेंगे, 14 दिनों में किसानों के गन्ने की पेमेंट करेंगे। आज भी हजारों करोड़ रुपया, हजारों करोड़। देखिए संजय जी बोलिए नहीं, संजय जी बोलिए नहीं, मैं चुप रहा था। आप बाकी डिबेट सारी आप खुद कर लीजिए, पर मेरे को सुनिए, आप सुनने का वादा रखिए। संजय जी सुनने का वादा रखिए। ठीक है, आप जवाब दे लीजिएगा। इंद्रजीत जी जो कह रहे हैं उसका जवाब दे लीजिएगा। सर, इंद्रजीत जी जो कह रहे हैं उसका जवाब देने का मौका दूंगा मैं इसके बाद समय नहीं दूंगा। आप मेरी बात को सुनिए, वादा रखिए सुनने का। आप 14 दिन की पेमेंट के वायदे पे आपने किसानों को छला, आप सरकार में आए, आपने महंगाई कम करने की आए, उस वायदे पे आए, महंगाई कितनी कम करी आपने? डीजल पेट्रोल के क्या कर दिए? आपने कहा किसानों की आमदन डबल कर देंगे। मुझे बताइए, क्या इस तरीके 100 रुपए तेल बढ़ा के, किसान के खाद के पैसे बढ़ा के 50 का 45 किलो कट्टा करके, और ट्यूबवेल पे आपने मीटर बिजली के लगा दिए? बराबर में हमारे हरियाणा है, हरियाणा में बिजली के रेट कम है, यूपी में क्या रेट है बिजली के? आप कैसे अन्नदाता को छल रहे हैं और फिर उसके बाद सत्ता में भागीदारी चाह रहे हैं? इंद्रजीत जी, मैं तो यही कह रहा हूं कि अगर छला है किसानों को बीजेपी की सरकार ने, तो इसका फायदा आप लोगों को मिलेगा ना? नहीं, ये तो जनता के हाथ में नहीं, तो आप लोगों को मिलना चाहिए अगर छला है। एक आदमी नाई की दुकान पे गया, उसने कहा मेरे बाल, सिर पे बाल कितने हैं? उसने कहा अबे मुंडे तू अभी सामने आए, फरवरी में इनके सामने आ जाएगा। ये है तो नतीजे के लिए इंतजार कर, संजय जी हंस रहे हैं, नतीजे के लिए पूरा प्रदेश इंतजार कर रहा है। सब हंसी गायब हो जाएगी। जिसके साथ छलावा किया गया है, जिसके साथ छलावा किया गया है, वो अपने लोकतंत्र के सबसे बड़े अधिकार का इस्तेमाल करेगा और सबक सिखा देगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इंडिया के मुकदमे में अगला आरोप कौन सा है, ये हम आपके सामने रखते हैं। दरअसल गठबंधन बन जाता है, विकास का रोड़ा क्या, ये महत्वपूर्ण सवाल है। और आरोप है चुनाव के बाद गठबंधन बन जाता है, विकास में रोड़ा। संजय चौधरी साहब, इसका जवाब शायद आप बेहतर तरीके से दे सकते हैं, क्योंकि कुछ पार्टियों ने, और राजभर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ डिमांड रखी गई, वो पूरी नहीं कर पाए आप लोग। अभी डिमांड चुनाव से पहले, राजभर जी मैं इनके पास, संजय जी चूंकि आपका ही सवाल ले रहा हूं उनसे मैं, इसलिए मैं आपके पास नहीं आ रहा हूं। राजभर जी उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। और आपके साथ जो अभी मौजूदा पार्टियां, वो भी कुछ बोलेंगे या उन सब लोग बंद हो जाए, कुछ मांगे रखी गई हैं निषाद पार्टी की तरफ से भी। तो क्या रोड़ा बन जाती है क्या पार्टियां? बोलेंगे कि खाली हम बैठाए रहेंगे, दर्शक बन के देखेंगे? नहीं राजभर जी, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। बैठे रहेंगे खाली। संजय जी, अरे कहां से आ रहे हैं? आपने जो दूसरा सवाल किया था कि क्या राजनीतिक दल गठबंधन करने के बाद
को फायदा मिलता है। अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति देखेंगे तो विधानसभा के बाद लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बसपा के साथ गठबंधन किया था और समाजवादी पार्टी को लोकसभा में 5 सीटें मिली थी और बसपा को 10 सीट मिली। तो जो राजनीतिक दल इस प्रकार के गठबंधन को करने के साथ चाहते होंगे कि उनका कुनबा बढ़ जाए, ये भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में संभव है कि वो राजनीतिक दल का कद घट जाए, क्योंकि पुराना उदाहरण बताता है कि अगर बेमेल गठबंधन होगा, केवल चुनाव के लिए होगा, उसमें विश्वसनीयता नहीं रहेगी। केवल किसी को हराने के लिए वंशवादी राजनीतिक दल एक साथ गिरोह बना लेंगे तो जनता उसका दुष्परिणाम उन राजनीतिक दलों को भी बहुत जबरदस्ती के साथ देगी। ठीक है अनुराज भाई, जवाब दीजिए। दरअसल आपके साथ गठबंधन तो हुआ, लेकिन आपकी पार्टी को, आपके नेता को दरकिनार कर दिया गया, उनकी सुनवाई नहीं होती थी, मंत्री तो बना दिए गए लेकिन कोई सुनता नहीं था, ऐसा था क्या? देखिए कुंदन जी, अगर हम लोगों को समय ना देना हो तो हम लोगों को चैनल पर ना बुलाया करिए। राजभर साहब, आपको भी वक्त दिया जा रहा है, आप कहिए ना, आप मुद्दे पर आइए ना सर। ज्यादा बोलेंगे हम लोग बैठे रहेंगे, हम लोग सुन लेंगे, हम मुद्दे पर ही बात करेंगे। आपने सभी पैनलिस्टों से बुला लिया, पिछड़ों का उपेक्षा हर जगह हो रही है, यही नहीं हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। चैनल पर भी हो रही है और सरकार में भी हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सवाल ये हो रहा है कि जैसे आपके ये नेता बैठे हैं चौधरी जी, ये चौधरी जी कह रहे हैं कि मैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हूं। 20 दलों से गठबंधन उत्तर प्रदेश में किया है, 20 दलों से, नाम अभी आप चला ही रहे हैं। शायद एक ऐसी पार्टी नहीं होगी उसमें जिसके एक झोला ढोने वाला भी नहीं होगा, उससे भी गठबंधन कर लिए हैं। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में ये बार बार वंशवाद और परिवारवाद का छाती पीट रहे हैं भाजपा के लोग। महंत अवैधनाथ कौन थे? और महंत अवैधनाथ के सगे भांजे या मामा कहे जाते हैं। ये योगी आदित्यनाथ मामा कहते हैं अवैधनाथ को, और आज नहीं, वो तो देखिए मठ की बात है, पार्टी की बात कीजिए ना राजभर साहब, पार्टी की बात कीजिए। राजवीर सिंह कौन है? कल्याण सिंह के बेटे। हाँ। नहीं, बात कर रहा हूं, वंशवाद की बात हो जाए पहले। ये जो बार बार छाती पीटते हैं, ये बार बार वसुंधरा राजे कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है? ये सवाल उत्तर प्रदेश में जब उठ रही है तो वंशवाद पर भी चर्चा भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा। सवाल ये नहीं है, उत्तर प्रदेश में आय दोगुनी करने आए थे किसानों की, सड़कों पर छाती पीटते हैं। ये योगी के सांड जो काले और लाल छोड़े गए हैं, आप सड़क पर सावधानी से नहीं चलेंगे कि आपका गाड़ी का आय दोगुनी हो जाएगी। आप किसानों की आय खेत में जाकर देखिए, इस समय गेहूं की बुआई हो रही है, आलू की बुआई हो रही है, सांड चल रहे हैं योगी आदित्यनाथ के, लेकिन उनको निजात दिलाने के लिए उन सांडों से किसानों को फसल की मुआवजा देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। यहाँ धर्म की राजनीति भाजपा खाली करना चाहती, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, लेकिन महंगाई कम करने की बात नहीं करना चाहती। यही तो कहते मैनिफेस्टो में इनके कि लड़कियों को हम बीए तक निःशुल्क शिक्षा देंगे और प्राइमरी स्तर पर शौचालय की व्यवस्था कराएंगे। आप उत्तर प्रदेश के सभी प्राइमरी स्कूलों पर जाकर देखिए, आज भी टेबल बेंच ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था नहीं है, बच्चे दरी पर बैठ के पढ़ते हैं। वहां शौचालय की व्यवस्था नहीं है, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, और एक भी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में 5। राजभर साहब, जो आप कह रहे हैं इसके उलट दावा करती है सरकार। राजभर साहब, आप जो कह रहे हैं इसके उलट दावा करती है सरकार, और देखिए संजय चौधरी साहब उंगली उठा रहे हैं। बता दीजिए। देखिए, आप चल के देखिए, आपके संसदीय क्षेत्र में मैं चल के दिखा सकता हूँ। आज उत्तर प्रदेश के 75% प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जहां शौचालय बन गए हैं, और शौचालय बच्चों के भी लिए बने हैं, बच्चों के लिए भी बने हैं। मुझको लगता है गलत तथ्यों को आप मत रखिए। मैं कह रहा हूं कि पिछली बार अगर किसानों का गेहूं 7.6 लाख मेट्रिक टन खरीदा गया था, तो भारतीय जनता पार्टी ने 56 लाख मेट्रिक टन गेहूं खरीद के दिखाया है। अगर किसानों के उत्पाद बढ़ रहे हैं, फसल ज्यादा हो रही है, ज्यादा खरीद हो रही है, तो इस आधार पर कहा जा सकता है किसानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। इस देश में जो हमारे पूर्व के प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह ने कहा था, जब देश में संपत्ति। ठीक है राजभर साहब, अब सुन लेते हैं दूसरों को भी, तो देश बर्बादी। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव को सुन लेते हैं जरा सा। गया तो देश को इकट्ठा करने के लिए, सबको बराबरी का अधिकार देने के लिए, लेकिन ये भाजपा की सरकार सबका अधिकार लूटने में लगी है, चाहे व्यापारी हो,
चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो। ठीक है, सबका अधिकार अगर छीन रही है बीजेपी की सरकार, तो आप लोग जनता सबक सिखा देगी। कपिल श्रीवास्तव साहब, मुझे कहा जा रहा है 20 सेकंड है। कपिल श्रीवास्तव साहब, 5 साल पहले किसी और के साथ, 2019 में किसी और के साथ, और अब किसी और के साथ आपका गठबंधन हुआ है। जनता आपके गठबंधन वाले फॉर्मूले पर क्यों विश्वास करे? कपिल श्रीवास्तव 10 सेकंड। देखिए, हमारे गठबंधन पे इसलिए विश्वास करेगी कि हम लोग समान विचारधारा के साथ लड़ रहे हैं और समान विचारधारा के लोग हैं। इनकी तरह नहीं है कि जो छल रहे हैं। ये शिवसेना के साथ गए तो उसको छल के खत्म किए, ये गए अकाली दल के साथ उसको छल के खत्म किए, इन्होंने राजभर साहब से जो वादा किया उनको छल करके खत्म किए। और अब आप देख लीजिए, निषाद पार्टी का भी वही हाल है। अभी निषाद जी ने यही इंडिया न्यूज ये उस पर जो है इंटरव्यू देते हुए भारत चलिए श्रीवास्तव जी, मैं रोक रहा हूं, मेरे पास वक्त इतना ही था। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो इंडिया के मुकदमे में फिलहाल इतना ही। कल फिर किसी नए मसले पर बातचीत होगी, एक नया मुकदमा होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।